अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लाए हैं उसका नाम है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले तो ब्रीथिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रीथिंग जो है ये एक ऐसी टर्म है विच इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स, जो कि जानवरों में होने वाले एक अमल के लिए इस्तेमाल होती है। और वो अमल कौन सा है? टेक इन टेक एयर इन देयर बॉडीज and get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide। कि हवा को अपने जिस्म में लेके आना ताकि हवा से ऑक्सीजन को लिया जा सके, और फिर हवा को जिस्म से निकालना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाला जा सके। या सादा जुबान में कहा जाए कि ब्रीथिंग इज द सेकंड नेम ऑफ गैसेस एक्सचेंज। गैसों के तबादला ही को कहा जाता है जी, सादा जुबान में मैं आपको अगर समझाना चाहूँ। लेकिन अगर इसकी गहराई में चले जाएं तो दिस इज द डिफरेंट टर्म फ्रॉम गैसेज एक्सचेंज। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जो है वो सिर्फ इतना कहूंगा कि दिस इज द टर्म सेम एज गैसेज एक्सचेंज। जिस तरह गैसों का तबादला होता है ऐसे ही ब्रीथिंग भी एक अमल है। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये अमल होता किस तरह से है। दो तरीकों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है जी इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंस्पायरेशन या इनहेलेशन क्या है, फिर मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा कि रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्ट। इंस्पायरेशन में जो पसलियों के साथ जुड़े हुए मसल्स होते हैं, जिनको मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि उनको हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सुकड़ते हैं और इससे पसलियां ऊपर उठ जाती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है कि एयर मूव्स इनसाइड, अंदर की तरफ जाती है, और मसल्स जो होते हैं ना रिब्स के, वो रेज हो गई हुई है, बस पसलियां ऊपर उठ गई हुई हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में राइट साइड की निस्बत लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ। डोम शेप्ड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर्ड, यानी कि वो जो नीचे वाली साख्त है जहां पर आपको रेड कलर का तीर नजर आ रहा है कि ये जो गुंबद नुमा था डायफ्राम, वो जो है वो मजीद लोअर हो जाता है। पहले तो ये उठा हुआ था ना, लोअर हो जाता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ थ्रेसिक कैविटी, हमारी छाती में छाती का जो खला होता है, जो रकबा होता है, वो बढ़ जाता है। रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स, हमारे लंग्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है। लंग एक्सपैंड एंड एयर प्रेशर रिड्यूस इनसाइड, कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो फैलते हैं, और इसके बाद जो इनके ऊपर प्रेशर होता है, बल्कि इनकी अंदरूनी साइड पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अगर अंदरूनी साइड पे प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि फिर जो बाहर की हवा है वो बड़ी तेजी से अंदर की तरफ मूव करेगी। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको नीले नीले तीरों की मदद से भी नजर आ रहा होगा कि ये एयर इन साइड मूव कर रही है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनहेलेशन। अगर आप एक्सपायरेशन को समझना चाहते हैं, जिसका नाम एक्सेलेशन भी है, तो वो बिल्कुल यही चीजें हैं, बस इनको उलट कर दें, रिवर्स कर दें, तो वो एक्सपायरेशन है या फिर एक्सेलेशन है। क्या होता है इसमें कि रिब मसल्स रिलैक्स, यानी कि इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ना, यानी कि सुकड़े थे, इनमें रिलैक्स हो गए, बस इतना सा फर्क है। एंड लोअर्ड, और इसमें देखें आप लेफ्ट राइट साइड पे बिल्कुल डायग्राम में कि रिब्स आर लोअर्ड, यानी कि जिस तरह से लेफ्ट साइड पर ऊपर उठी हुई थी ना पसलियां, अब वो नीचे हो गई हैं। अब खुद अपने आप को मुआवजा करें इसके साथ जो मैं बता रहा हूँ। अपनी बॉडी में, अपने लंग्स में एयर को इंटेक करें, यानी कि सांस लें, अपनी फेफड़ों में हवा भरें। आप देखेंगे आपकी छाती ऊपर उठ जाएगी, यानी कि फिल हो जाएंगे लंग्स हवा के साथ। लेकिन जब आप बाहर निकालेंगे तो वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि रिलैक्स हो जाएंगे रिब मसल्स और नीचे बैठ जाएंगे। डायफ्राम मसल्स रिलैक्स, डायफ्राम के जो मसल्स हैं, यानी कि ये जो लंग्स के नीचे वाली सरफेस आपको नजर आ रही है, रेड कलर के तीर से आपको दिखाई भी दे रही होगी, बल्कि लिखा भी हुआ है नीचे कि डायफ्राम मूव्स अप, कि ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, दोबारा गुंबदनुमा शक्ल में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं कहूंगा कि रिड्यूसेस द प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के ऊपर जो प्रेशर है, या सादा जुबान में कहूँ कि ये जो स्पेस है वो कम हो जाती है थोरेसिक कैविटी की। जाहिर है उसमें जो है वो चेंजिंग इस तरह की हो रही है। तो नेक्स्ट मैं कहूँगा आपको कि इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसके नतीजे में लंग्स का दबाव का शिकार होंगे, यानी कि इनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कोई फोर्स लग रही है, तो वो एक्सपेल्ड आउट करेंगे हवा को बाहर की तरफ। सादा जुबान में मैं कहूँ कि अगर आपके पास एक गुब्बारा है और गुब्बारे के अंदर आपने, या नहीं गुब्बारा ना लें, कोई बॉल ले लें, फुटबॉल ले लें,
फुटबॉल के अंदर एक तरफ से सुराख करें और उसको पानी से भर दें। जब आप उसको दबाएंगे तो उसका पानी उसी सुराख की मदद से बाहर निकलेगा, है ना। ऐसे ही मैं आपको लंग्स की बात कर रहा हूँ कि लंग्स के अंदर हवा है, जब इसके ऊपर बैरूनी तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो फिर उसके नतीजे में ये इसके अंदर जो मौजूद हवा है वो बाहर निकल जाएगी। आपको मैं डायग्रामेटिकली भी एक मरतबा दिखा रहा हूँ कि आप देखें कि जब हवा इसके अंदर एंटर, पहले देखिए वो तो इंस्पायरेशन के दौरान ही चली गई हुई है ना फेफड़ों में। जब ये सुकड़ते हैं यानी कि ये प्रेशर एग्जर्ट होता है तो फिर अंदर की हवा जो है वो बड़ी तेजी से बाहर की तरफ मूव करती है थ्रू द एयर पैसेजवे। माउथ के जरिए से भी जाती है और नेजल कैविटी के जरिए से भी बाहर जाती है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी एयर पैसेजवे इन ह्यूमंस वाले लेक्चर में, रास्ता हवा का। मैं आपको पता ये भी चलूं कि हम हवा अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लेके जाते हैं, उसमें कितने परसेंट क्या चीजें होती हैं, गैसेज होती हैं, और जो हम बाहर निकालते हैं उसमें उसमें कितने परसेंट रह जाती हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, बल्कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। और दूसरा ये जो मैकेनिज्म है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। 9th लेवल पे अगर देखा 10th लेवल पे देखा जाए ना, मैट्रिक लेवल पे, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, अलग-अलग भी आते हैं, कंपैरिजन भी आ सकता है। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो इंस्पायर करते हैं वो 21% है। हम 21% अपनी बॉडी में हवा जब लेते हैं ना तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। जब बाहर निकालते हैं तो उसमें 16% रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम हवा अपनी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं तो वो 0.04% होती है, जब हम बाहर निकालते हैं उसमें 4% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की मिकदार 79% इनटेक में भी और एक्सपायर्ड एयर में भी 79% ही होती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है ये वेरिएबल होते हैं, यानी कि ये बदलते रहते हैं। सैचुरेटेड होती है एक्सपायर्ड एयर में, यानी कि जितने मौसम होते हैं। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स भी इसी तरह से है कि जब वो इनटेक होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, मतलब चेंज, लेकिन जब बॉडी से बाहर निकालते हैं तो ये नहीं होते उसमें, वो साफ ही होती है हवा ये डस्ट पार्टिकल्स से। जर्रात जो होते हैं, गर्द के जर्रात। टेम्परेचर वेरिएबल होता है, लेकिन हम बॉडी में जब एयर इनटेक करते हैं ना इंस्पायर, तो हमारी नेजल कैविटी वगैरह या हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको नॉर्मल कर देता है जो हवा का टेम्परेचर है। तो जैसे ही हवा बाहर निकलती है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मौजू होती है, वो हो चुकी होती है चेंज, उस टेम्परेचर के मुताबिक अडाप्ट हो चुकी होती है ना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आप किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन आप जहन में आपकी चल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।